सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। तुम्हारा हाथ? कैलाश ने हैरत से पूछा। मैं समझा नहीं। जब तुम मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे और जहाज के एक जिम्मेदार अफीसर के साथ इंजन रूम में थे, तो फिर तुम्हारे ऊपर क्यों शुबा किया जा सकता है? इसलिए कि ये बात जहाज के कप्तान से लेकर अमले के तमाम अफराद को मालूम है कि मैं रूहों को बुलाने का अमल करता हूँ और इस ज़मन में किसी का मजाक बर्दाश्त नहीं करता। जैक्सन ने इस बार भी लापरवाही से कहा, और एक जरूर बेशतर ही की बात है कि नॉर्मन ने अडगर की मौजूदगी में मेरे इस फन पर कुछ रकीक जुमले कहे, लेकिन मैं हंस कर टाल गया था। दूसरा कोई होता तो शायद मैं बर्दाश्त ना करता, मगर नॉर्मन की बात और थी। मैं उसे उसकी मेहनत और जानफशानी की वजह से बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद हो सकता है कि अडगर मेरी जात पर शुबा कर रहा हो। अडगर का शुबा बेबुनियाद है, कैलाश तेजी से बोला। तुम फिक्रमंद ना हो, हम इस बात के गवाह हैं कि तुम हादसात के वक्त वहां मौजूद नहीं थे। जैक्सन, मैंने अपने दिल की तेज होती हुई धड़कनों पर बेमुश्किल काबू पाते हुए कहा, क्या तुम रूहों को बुलाने का अमल करके मालूम कर सकते हो कि नॉर्मन की मौत के पीछे क्या राज पोशीदा है? क्यों नहीं? जैक्सन ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया और फिर संजीदा होकर बोला, मगर मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? लोग मेरे अमल को देखकर उसे शोभदाबाजी कहते हैं, लेकिन हम तुम्हारा अमल जरूर देखना पसंद करेंगे। कैलाश ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, और मैं तो पहले ही तुमसे अपनी दिलचस्पी का इजहार कर चुका हूँ। मैं खून के घूंट पीकर बेतकल्फी से बोला, खास तौर पर इसलिए कि तुमने मेरे टॉमी को इस सफर में हमारे लिए बहुत कार आमद बताया है। मैंने गलत नहीं कहा था मेरे मोहतरम। टॉमी क्या है इसका अंदाजा आपको कबल अज वक्त नहीं हो सकता, मगर आने वाला वक्त और हालात शायद मेरी बात की तस्दीक जरूर करेंगे। क्या ख्याल है? कैलाश बोला, क्यों ना आज रात खाने के बाद हम तुम्हारे कैबिन में आ जाएं। ये मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन आज की रात अगर मुझे माफ कर दें तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँगा। क्यों? क्या आज की रात रूहों को बुलाने के लिए साजगार नहीं? कैलाश मुस्कुरा दिया। आप गलत समझे डॉक्टर। कैलाश की हंसी सुनकर जैक्सन ने महसूस करते हुए पहली बार नागवार लहजे में कहा, और फिर फौरन ही खुद पर काबू पाते हुए बोला, आज रात मेरी ड्यूटी कंट्रोल रूम में है और मैं ड्यूटी के मामले में मिस्टर एप्ले को अपनी जानब से शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहता। आई सी, ठीक है, हम कल रात तुम्हारे कैबिन में मौजूद होंगे। कैलाश ने जल्दी से संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। शायद उसने भी महसूस कर लिया कि उसकी मुस्कुराहट और फिर रीमा रक्स जैक्सन को नागवार गुजरा था। मैं आप हजरात का मुंतजर रहूंगा, जैक्सन मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सर को खम करता हुआ चला गया। जैक्सन के जाने के बाद हम बड़ी देर तक उसकी पुरइसरार बातों पर बहस करते रहे, और मुझे खास तौर पर इस बात की बेहद खुशी थी कि अब कैलाश भी मेरी और जैकब की तरह जैक्सन की जात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया था। उस रात खाने के बाद मैं अपने कैबिन में सोने की गर्ज से जाकर लेट तो गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। नॉर्मन की हैरत अंगेज मौत और जैक्सन की पुरइसरार शख्सियत ने मेरे जहन को बुरी तरह परागंदा कर दिया। बड़ी देर तक मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन किसी तरह नींद ना आई और मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डाली। अभी कुछ ऐसी ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, 9:30 का अमल था। मैं पढ़ने के इरादे से उठ बैठा और फिर ना जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि वो अपनी दास्तान कलम बंद कर डालूं। जिंदगी और मौत का कोई एतबार ना था, और फिर जो सफर मैंने इख्तियार किया उसकी कामयाबी का भी क्या यकीन था। किसी वक्त भी कोई हादसा हमारी सांस को हमारे जिस्म की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर सकता था। अपनी दास्तान रकम करने का ख्याल मुझे यूं भी ज्यादा हुआ कि मैं अपनी जायदाद का तनहा वारिस था, और मेरी अचानक मौत की सूरत में मेरे अजीजों कारब जिनमें से मैंने सारे रिश्ते तर्क कर दिए थे, मेरी जायदाद के लिए उठ खड़े होते, जो मुझे मरने के बाद
किसी सूरत में मंजूर नहीं था। चुनाचा मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में एक मोटी सी मजला कापी निकाली और अपने माजी के वाकयात को एक एक करके उसमें लिखने बैठ गया, ताकि मेरी मौत के बाद भी अगर मेरी खुद नोश दास्तान बाकी रह जाती तो वो मेरी जायदाद के लिए कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ का सामान पैदा कर सकती। उसके अलावा माजी में मुझे हैरत अंगेज वाकयात पेश आए थे और वक़्त ने मुझे जिन रास्तों से गुजारा था, मैं दुनिया वालों के लिए उन्हें भी रकम करना चाहता था। कापी और कलम लेकर मैं मेज पर आ गया। ज़हन की यकसुई के लिए मैं एक सिगरेट जलाकर उसके मुतअद्दिद तवील कश लिए और फिर लिखना शुरू किया। मेरा नाम जमाल असगर है और 40 साल कबल मैंने एक जागीरदार घराने में आंख खोली। मेरे वालिद असगर हुसैन ने मेरी पैदाश पर पूरी जागीर में दिल खोलकर धूम धड़का किया, इसलिए कि मैं बड़ी मेहनतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ। मेरी पैदाश पर जहां मेरे वालिदैन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, वहां मेरे दूसरे करीबी अजीजों रिश्तेदारों के सीनों पर सांप भी लुटे थे, इसलिए कि मैं अपने वालिद की जागीर का जायज हकदार बनकर उनके अरमानों पर औस बनकर टपक पड़ा था। मेरे वालिद में गुरूर और तकब्बर का नाम को न था। उन्हें कभी भी दौलत के रील पील या जागीर से कोई लगाव नहीं रहा, जो सरमायादाराना ज़हनियत रखने वाले जागीरदारों को होता है। वो इंतहाई दयानतदार और सूमो सलवा के पाबंद थे। गरीबों से उनका बर्ताव हमेशा बड़ा हमदर्दाना होता, क्या वो किसी जात या नस्ल से ताल्लुक रखते हों। लोगों के दुख दर्द में काम आना और हर तरह से उनकी दिलजोई का ख्याल रखना उनकी आदत थी। इसलिए वो जागीरदार असगर हुसैन की बजाय मौलवी असगर हुसैन के नाम से मशहूर हुए। उनकी खुदा तरसी और नेक फितरत ने जहां उनके लाखों दोस्त बना दिए थे, वहां कुछ ऐसे दुश्मन भी थे जो वालिद साहब को नुकसान पहुंचाने और बदनाम करने के लिए घात लगाए बैठे थे। और मेरी पैदाइश ने वालिद साहब को बुढ़ापे में जीने का नया हौसला बख्श दिया। लेकिन कातबे तकदीर को शायद मेरे मुख्तसिर खानदान की खुशियां मंजूर नहीं थी। मैं अभी 13 बरस के सन को पहुंचा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल ने मेरे वालिद की कमर तोड़ दी, लेकिन वो अब मेरे लिए जिंदा रहने पर मजबूर थे। माँ के मौत के कुछ अरसे बाद वालिद साहब ने तालीम में मेरी बढ़ती हुई दिलचस्पी और जहानत को देखते हुए मुझे कर्दी से आला आबाद भेज दिया, और उन्हें मेरी जुदाई एक पल को भी मंजूर नहीं थी। लेकिन उन्हें मेरा मुस्तकबल भी अजीज था, इसलिए मजबूरन खुद से जुदा करना पड़ा। मेरी निगाहदाश्त के लिए उन्होंने अपना एक पुराना और काबिल एतमाद मुलाजिम मेरे साथ कर दिया, और मुझे अपने वालिद की मोहब्बत और गम दोनों का अंदाजा था। हालात ने उन्हें जिंदगी के एक अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया, जहां एक सिमत औलाद की मोहब्बत उन्हें जीने पर मजबूर कर रही थी, और दूसरी तरफ बीवी की तवील रफाकत के बाद अचानक जुदाई का गम उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे इन बातों का बखूबी एहसास था, चुनाचा मैंने पूरी मेहनत और दिल जमी से पढ़ना शुरू किया, और मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। मैट्रिक का इम्तिहान मैंने आला दर्जे और मुमताज नंबरों से पास किया। मेरे वालिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में कर्दी आ गया, और मेरे शानदार कामयाबी ने मेरे वालिद के गम को बड़ी हद तक हल्का कर दिया। मैट्रिक के बाद मैंने बीए आला आबाद से किया और इस बार पहली पोजीशन हासिल की। मेरी तस्वीर तमाम मकामी अखबारों में पहले सफ़े पर शाया हुई, और मेरे वालिद की मुसरतें दो चंद हो गईं। उनकी ख्वाहिश थी कि अब मैं कर्दी में मुस्तकिल क़याम करूं और जागीर की जिम्मेदारियां संभाल लूं, लेकिन मुझे जागीरदारी से ज्यादा इल्म हासिल करने का शौक था। इसलिए मेरे वालिद ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे वालिद खुद भी आला तालीम याफ्ता थे, इसीलिए मेरी जिद के आगे मजबूर होकर उन्होंने मुझे लंदन जाने की इजाजत दे दी, जहां से मैं बार 8 लाकर की डिग्री लेकर वापस आया, और आला आबाद में बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरे वालिद के पास दौलत और मेरे पास जहानत की कोई कमी नहीं थी। हर चंद के कानून के मैदान में मेरे मुकाबले पर बड़े बड़े सूरमा और मर्दे मैदान मौजूद थे, जो बरसों से इसी पेशे से मुंसलिक थे और जिनकी पैरवी किसी भी मुकदमे की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत कम मुद्दत में अपनी लगन और शब रोज की अनथिक कोशिशों से अपना मकाम बना लिया और सफ़े अव्वल के कानून दानों में शुमार होने लगा।
میرے پاس بھی ہر وقت موکلوں کی بھیڑ لگی رہتی، لیکن پھر اچانک ایک مقدمے نے مجھے ایسی شہرت بخشی جس سے اعلیٰ آباد میرا نام کا طوطی بولنے لگا۔ ایک جائیداد کی وراثت کا کیس تھا جس کی ایک فریق مرنے والے کی بیوہ اور اس کی اکلوتی لڑکی تھی، اور دوسری طرف مرنے والے کے چند عزیز دار تھے جو ہر قیمت پر بیوہ کو جائیداد سے بے دخل کر کے اس کا حق بھی غصب کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اندرونی معاملات کا اندازہ نہیں تھا۔ عام طور پر میں ایسے کیس بھی نہیں لیتا جس میں مجھے کسی بیوہ یا یتیم کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا، مگر مذکورہ کیس میں جان بوجھ کر اپنے ذمہ لے لیا، اس لیے کہ بیوہ کا کیس اعلیٰ آباد کے سب سے بڑے بیرسٹر گھوش بنرجی لڑ رہے تھے، اور بنرجی کے مقابلے پر آ کر دوسرے بیرسٹر اپنی ساکھ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ فریق دوم کے پاس اتنا کمزور مواد تھا جو دوسری تیسری پیشی میں ہی مقدمہ ختم کرا دیتا۔ جب میں نے اس کیس کے سلسلے میں حامی بھری تو فریق دوم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میری خاص منشی نے مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میرے دوست اور بہی خواہوں نے بیرسٹروں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے، مفت میں بنی بڑائی ساکھ اور عزت کو داؤ لگانے سے کیا فائدہ، وکالت نامہ واپس لے لو، لیکن میں نے چونکا فریق دوم کو زبان دے دی تھی، اس لیے اب میرے لیے پیچھے ہٹنا یا پشت دکھا کر اپنی شکست کا اعتراف کر لینا ناممکن تھا۔ گوش قانون کے میدان میں میرا سب سے بڑا حریف اور دشمن تھا۔ بہت عرصے سے ہم دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گوش بظاہر بڑا ملنسار اور خوش مزاج آدمی تھا، لیکن اس کا باطن اس کے ظاہر سے بالکل برعکس تھا۔ انتہائی کینہ پرور اور گندی ذہنیت رکھتا تھا۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اور ان کو ذلیل کرنا اس کے دل پسند ہابی تھی، اور عمر میں چونکا مجھ سے بڑا تھا، اس لیے میں اس کا احترام کرتا تھا۔ بہرحال جس روز میں نے ہائی کورٹ میں اپنا وکالت نامہ داخل کرایا، اس کے دوسرے ہی دن بنرجی نے فون کر کے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جمال بیٹے، میں نے سنا ہے کہ بیوہ کی جائیداد والے کیس میں تم نے دوسرے فریق کی پیروی کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ یس انکل، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بیوہ کا کیس میں لڑ رہا ہوں، بنرجی نے ٹھوس لیکن گھٹیا انداز میں اپنی برتری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور میرا مشورہ ہے کہ اپنا وکالت نامہ واپس لے لو، اس لیے کہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں قانون کے میدان میں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ساکھ موجودہ کیس میں کوئی ایسا شدید دھچکا پہنچے کہ تمہاری پریکٹس کو نقصان پہنچ جائے۔ انکل، آپ میرے بزرگ ہیں، اس لیے میں آپ کا ہمیشہ بہت احترام کرتا ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ ایک بار وکالت نامہ داخل کرا دینے کے بعد اسے واپس لینا میرے اصول کے خلاف ہے، میں نے نہایت مؤدب لہجے میں کہا، اور پھر ہلکا سا طنز کرتے ہوئے بولا، ہاں اگر بیوہ کے معاملے میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد شامل ہے تو دوسری بات ہے، آپ کے مفاد کی خاطر میں آپ کا ہر حکم مان سکتا ہوں۔ بیٹے جمال، تم ذہین اور ہوشیار ہو، اس لیے میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن ذرا سوچو، کیس ہارنے کے بعد جب مقامی اخبارات تصویر کے ساتھ تمہاری شکست کے حقائق کو مرہبی لگا کر شائع کریں گے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ بنرجی نے اس بار کھلے الفاظ میں مجھے نہ صرف بے حد کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ بھی باور کرانا چاہا کہ مقدمہ ہار جانے کی صورت میں وہ میرے خلاف اس کیس کی تشہیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور مجھے ذلیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ فرد گزشت نہیں کرے گا۔ میرا دل چاہا کہ اسی انداز میں پلٹ کر کوئی ایسی تلخ اور سخت بات کہوں کہ دوبارہ بنرجی کو یوں کسی کا مذاق اڑانے کی ہمت نہ پڑے، مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ انکل، جو لوگ شکست پر نظر نہیں رکھتے وہ شاد و نادر ہی فاتح کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، میں نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے سپاٹ آواز میں جواب دیا، اور پھر جلا کر رسول کریڈل پر دے مارا۔ بنرجی کا فون موصول ہونے کے بعد سے میں نے اپنی تمام تر توجہ اسی کیس پر صرف کرنے شروع کر دی، اور میں نے پوری کیس کے سرے سے اسٹڈی کی، جہاں جہاں جھول تھا اسے پر کرنے کے لیے نئے دلائل اور نظائر جمع کیے، موکلوں کو بلا کر ان سے سرے سے پوری صورتحال اور کیس کے اہم پہلوؤں کے بارے میں آگاہ کیا، گواہوں کی فہرست میں بھی تھوڑی رد و بدل کی، اور ان کے بیانات پوری طرح انہیں فردن طلب کر کے ذہن نشین کرا دیے۔
غرض کے کیس کی صورت میں کچھ ایسے انداز میں بدل دی کہ پہلی ہی پیشی پر بنرجی تلملا کر رہ گیا۔ کسی کیس کے مقدمے کی ہار جیت کا انحصار دلائل اور ٹھوس ثبوت پر ہوتا ہے، اور کسی بھی صورت میں ایک کامیاب وکیل یا بیرسٹر ہر مقدمے کو اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، ورنہ وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات کی رو میں بہہ کر اکثر ایسی فاش غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو مقدمے کی بساط کو یکسر پلٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی پوزیشن مذکورہ کیس میں بنرجی کے ساتھ بھی درپیش آئی، اور میں بلا کسی جھجک تسلیم کرتا ہوں کہ بنرجی میرے مقابلے میں کہیں زیادہ تجربے کار، دور اندیش اور گھا قسم کا کھلاڑی تھا۔ بیوہ کے کیس کے سلسلے میں اسے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اس بات کا اعتماد تھا کہ وہ جب چاہے گا کیس جیت لے گا۔ چنانچہ وہ مجھے غصہ دلانے کی خاطر ڈھیل دیتا رہا، لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی اسے لے ڈوبا، اور 1.5 سال بعد جب کیس کا فیصلہ ہوا تو وہ میرے موکلوں کے حق میں تھا۔ اس روز مجھے جس قدر خوشی ہوئی اس کا اندازہ میرے سوا اور کون لگا سکتا تھا۔ وہ اخبارات جو بنرجی کے خلاف تھے میری شان میں روزانہ قصیدے چھاپ رہے تھے، اور مجھے ہر طرف سے مبارکباد کے پیغام موصول ہو رہے تھے۔ بنرجی کو اپنی شکست کا اتنا افسوس ہوا کہ اس نے کورٹ آنا جانا بند کر دیا۔ وہ وکیل اور بیرسٹر جو بنرجی کا نشانہ بن چکے تھے، انہیں بنرجی کے خلاف زبان کھولنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ غرض کے ایک ہی مقدمے نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، لیکن یہ میری خوشی بھی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ خوشیوں کے انہی ایام میں مجھے ایک دن اچانک وہ منحوس خبر سننے کو ملی جس نے مجھے میرے موجودہ پیشے سے بد دل کر دیا۔ کردی سے میرے والد کے سب سے درینہ ملازم دیوان جی نے مجھے میرے والد کی اچانک موت کی اطلاع دی تو دنیا میری نگاہوں سے اندھیر ہو گئی، اور میں اسی حالت میں دفتر سے اٹھ کر ردی کردی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے اپنے والد کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا۔ رسومات وغیرہ ختم ہونے کے بعد ایک روز دیوان جی نے جائیداد کے سلسلے میں والد صاحب کا وصیت نامہ میرے حوالے کیا تو میری آنکھیں ساون بادوں کی طرح برس پڑی۔ والد صاحب نے اپنی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ میرے نام کر دی تھی، اور میرے سینے پر سے غموں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو مجھے ایک نیا زخم سہنا پڑا۔ دیوان جی نے مجھے دبی زبان میں بتایا کہ بیوہ والے مقدمے میں میری کامیابی کی خبر ہی میری والد کے لیے مہلک ثابت ہوئی تھی، اس لیے کہ میری جیت نے ایک بیوہ کے بسے بسائے آشیانے کو اجاڑ دیا۔ اس کے علاوہ میرے والد کو اس بات کا علم بھی تھا کہ جن لوگوں نے بیوہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا وہ بے ایمان اور جھوٹے لوگ تھے، اور انہوں نے جھوٹے کاغذات تیار کرائے جو ان کی کامیابی کی ضمانت بن گئے۔ میں ہاتھ مل کر رہ گیا۔ جو تیر کمان سے نکل چکا تھا واپس نہیں آ سکتا، اور تقدیر میرے حق میں جو فیصلہ صادر کر چکی وہ اٹل تھا۔ میری پیشمانی اور شرمندگی میرے مرحوم باپ کی روح کو تسکین تو پہنچا سکتی تھی، لیکن میری قیمتی کے داغ کو دھو نہیں سکتی۔ شاید اسی لیے میں نے زندگی کی ابتدا ہی میں اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر لیا تھا، اور یہ میرے والد صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہو یا میری فطرت، مجھے بہرحال جھوٹ اور مکر و فریب سے شدید نفرت تھی، جبکہ میرے پیشے کی بنیادی جھوٹ پر تھی۔ ایک بیرسٹر ہونے کے ناطے اپنے موکل کا تحفظ کرنا میرا فرض تھا۔ لوگ قتل کرتے تھے اور مجھے ان کو قانون کی نگاہوں میں مظلوم ثابت کرنا پڑتا۔ وہ گناہ کرتے اور مجھے انہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا۔ مجھے اس بات کا معاوضہ ملتا تھا، اور میں نے ہر چند کے غلط اور جھوٹے مقدموں سے اپنا دامن بچانا چاہا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس پیشے میں زندگی کے سب سے اہم کامیابی ہی میری یتیمی کا باعث بن جائے گی، اور والد صاحب یوں خاموشی سے مجھے داغے مفارقت دے کر دنیا سے منہ موڑ لی۔ بہرحال باپ کی موت اور غم اور صدمے سے میرا دل اتنا بیزار ہوا کہ میں نے وکالت کا پیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دینے کا فیصلہ کیا۔ لوگ میرے اس فیصلے پر انگلش سے بداں رہ گئے، اور میرے ہم پیشہ دوستوں نے مجھے سمجھانا چاہا کہ میرا فیصلہ واپس لینے کے لیے پرزور اپیلیں کی، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ اس میں کسی لچک یا ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ میرے دل کے زخم بھی مدمل ہوتے گئے، اور میں اعلیٰ آباد کی رہائش ترک کر کے کردی آ گیا۔ دولت کی فروانی ہو تو فکر معاش کسے ہوتی ہے؟ جاگیر سے ہونے والی آمدنی کے علاوہ والد صاحب کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد میرے لیے اس قدر کافی تھی کہ اگر میں چاہتا تو تمام عمر ہاتھ پر ہاتھ رکھے آرام سے گزار سکتا تھا، لیکن آرام طلبی سے میرا دل بہت جلد ہی اکتا گیا۔
जागीर के कामों से मुझे शुरू ही से नफरत थी, इसलिए मैंने उसी का इंतकाम दीवान जी के सुपुर्द कर दिया और खुद वक्त गुजारी के लिए लिखने को अपना मशगला बना लिया। मेरे नाम की शोहरत दूर दूर थी, लिहाजा मेरी पहली किताब हाथों हाथ फरोख्त हो गई। दूसरी किताब भी बाजार में आते ही गायब हो गई और मेरी बढ़ती हुई शोहरत ने अखबार वालों को मेरी तरफ मतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया। मैंने उनके लिए जुरायतमंदाना मज़ामीन लिखने शुरू किए। जो गलती मुझसे एक बार सरज़िद हो गई थी, उसके तदराक और तलाफी की खातर मैंने समाज के रस्ते हुए नासूरों को अपना मौजू बनाया और अवाम में मेरी शोहरत अखबारात में लिखने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस तरह एक तरफ अगर मैंने पढ़े लिखे और समझदार लोगों में अपना एक मखसूस और आला मकाम बना लिया था, तो समाज के ताकतवर और मुंह जोर ठेकेदारों को अपना दुश्मन भी बना लिया। वो अखबारात जो बड़े सरमायादारों के हाथों बिके हुए थे, उन्होंने मेरे खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। मेरे मज़ामीन को अवाम के सामने गलत रंग देकर पेश करने की कोशिश की गई। मुझ पर फहाशी और आवारगी के इल्जामात तराशे गए। यहाँ तक लिखा गया कि मैंने वकालत का पेशा बाप की मौत के बाद इसलिए तरक किया कि उनकी छोड़ी हुई दौलत को लुटाऊं और अय्याशी करूं। ये सारे इल्जामात हर चंद के बेबुनियाद और इंतहाई गंदा ज़हनों की पैदावार थे, लेकिन मैंने दिल बर्दाश्ता होकर लिखने से भी तौबा कर ली और जागीर से दूर जाकर अपने महल्ले नुमा मज़ाफ़ाती मकान में रहने लगा, जो हसीनाबाद में वाक़या था। वहां की आबादी तकरीबन 3000 के लगभग थी और वहां हर मजहब के लोग रहते थे। मेरी हसीनाबाद वाली हवेली इतनी बड़ी और वसीअ इलाके में फैली हुई थी कि उसके बाद हिस्से देखने की फुर्सत कभी भी न हासिल हो सकी और हवेली के दो जानब वसी बाग थे और करीब एक जंगल भी था जो शिकारगाह कहलाता। ये चौका पहाड़ी इलाका था, इसलिए यहाँ कुदरती हुस्न की बहुताब थी और हर सिमत हसीन निखारे बिखरे हुए थे। मुझे शिकार से कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैं खूबसूरत परिंदों और चरिंदों को महज शौक की तकमील की बिना पर मारना पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने हसीनाबाद में रहते हुए जंगल का रुख कभी नहीं किया। चूंकि वक्ती तौर पर कोई और मसरूफियत नहीं थी, इसलिए मैंने अपना बेशतर वक्त या तो मुजाले में गुजारता या फिर सुबह शाम फितरत के हसीन मनाजात से लुत्फ अंदोज होने के लिए सैर करने की गरज से दूर दूर निकल जाया करता। हसीनाबाद में कुछ अरसे तक बड़े सुकून से रहा, लेकिन फिर वहां भी तन्हाई मुझे रास ना आई। एक नौजवान और दौलतमंद जागीरदाराना गोशा नशीनी बिलाशुबा तजुब खेज बात थी, लिहाजा वहां भी मेरे बारे में चैम गोइयां शुरू हो गई। कुछ लोगों ने बिला वजह दूसरों को बदनाम करने में लुत्फ महसूस करने की आदी होती हैं, ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि मैंने हवेली को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। हर चंद के मज़ाफ़ाती इलाके की बेशतर आबादी मेरे हक में थी, लेकिन मुझे बहरहाल ये फिक्र लाहक हो गई कि मुझे बेकार रहने की बजाय कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि लोगों की जुबान बंद हो सके और मैं सुकून का सांस ले सकूं। उन्हीं दिनों जब मैं अपनी तन्हाई दूर करने की तदबीर सोच रहा था, मुझे एक दिन अपने दोस्त जैकब का खत मिला, जो अपने बाप के इंतकाल के बाद अब फादर जैकब बन चुका था और कर्दी के गिरजाघर का पादरी था। जैकब के बारे में मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि वह मुझसे इस कदर करीब है। हसीनाबाद में भी एक पुराना और छोटा सा गिरजाघर मौजूद था, लेकिन किसी पादरी के ना होने के सबब गैर आबाद था। चुनाचा इलाके के ईसाई घराने क्रिसमस मनाने के लिए कर्दी जाया करते और मैंने दिल में एक स्कीम मुरतब की और फौरन ही जैकब को लिखा कि वो अपनी बीवी समेत हसीनाबाद आ जाए। तीसरे रोज जब जैकब मेरे पास आया तो उसकी बीवी सलोया गो की बड़ी खूबसूरत और सेहतमंद थी, लेकिन इंतहाई शक्की मिजाज वाक़या हुई और हर लम्हा जैकब की डोर मजबूती से खींचे रहती कि कहीं वो बेलगाम होकर किसी दूसरी लड़की या औरत के जाल में न फंस जाए। पादरी होने के नाते जैकब का वाकसा अक्सर व बेशतर ईसाई लड़कियों और औरतों से पड़ता और मुझे सलोया की फितरत कुछ पसंद ना आई, लेकिन उसकी यही फितरत मेरे काम आ गई। मैंने जैकब को जब हसीनाबाद में मुस्तकिल क़याम करने की पेशकश की और कहा कि मैं उसकी खातर मकामी गिरजाघर की हालत अद सरे नो बेहतर बना दूंगा और उसे 1000 रुपये माहवार ताहयात देता रहूंगा, तो जैकब मेरी पेशकश से उलझन में पड़ गया। गालबन मेरी दरीना दोस्ती की वजह से उसे ये मुलाजमत मंजूर नहीं थी, लेकिन सलोया ने फौरन हामी भर ली, इसलिए कि हसीनाबाद में उसे जैकब की तरफ से इतना खतरा नहीं था जितना कर्दी में था। सलोया के हाँ कर देने के बाद जैकब के फरिश्ते भी इनकार नहीं कर सकते थे।
लिहाजा एक हफ्ते बाद ही जैकब और सुलैया कर्दी से मुंतकिल होकर हसीनाबाद आ गए और मेरी ख्वाहिश थी कि जैकब और सुलैया मेरे साथ ही हवेली में क़याम करें, लेकिन जैकब ने मेरी इस पेशकश को किसी तरह कबूल नहीं किया और मेरी हवेली के करीब ही एक छोटा सा खूबसूरत कॉटेज नुमा मकान किराए पर लेकर सुलैया के साथ आबाद हो गया। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना कैलाश को भी हसीनाबाद बुला लिया जाए, और कॉलेज के जमाने में हम तीनों दोस्त थे। हसीनाबाद में लोगों के इलाजो मुलाजा के लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं था और जैकब ने मेरे ख्याल की पुरजोर तायद की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कैलाश अब सर्जन बन चुका है और कर्दी के सरकारी अस्पताल में तैनात है। शायद वो इतनी बड़ी जगह छोड़कर छोटी जगह आना पसंद ना करे। और जैकब का ख्याल किसी हद तक दुरुस्त था, लेकिन मुझे अपनी दोस्ती पर एतमाद था। चुनांचे मैंने कैलाश को एक तफसीली खत लिखा और फिर जैकब की शादी की इतला देते हुए ये भी लिखा कि वो सेंचेज की शाम को हर कीमत पर हसीनाबाद आ जाए और इस दावत में जरूर शिरकत करे जो मैंने सुलैया और जैकब की शादी की खुशी में दी है। और मैंने ये खत अपने एक कारिंदे के हाथ दस्ती रवाना किया और दूसरे रोज कैलाश का जवाब आ गया कि वो 2 रोज की छुट्टी लेकर जैकब की शादी पर हंगामा खड़ा करने के इरादे से पहुंच रहा है। सेंचेज की शाम को हम तीनों दोस्त यकजा हुए तो मेरी हवेली में खुशियों और मुसरतों का तूफान आ गया। जैकब और कैलाश की नोक झोंक पर सुलैया भी दिल खोल कर कह के बखेरती रही और फिर खाने के बाद वो जैकब को हमारे लिए बेहद इसरार पर हवेली में छोड़कर अपने घर चली गई, तो हमारे दरमियान बेतकल्लफ माहौल पैदा हो गया। मैंने इन्हीं खुशगपियों के दौरान कैलाश को बताया कि हसीनाबाद में कोई ढंग का अस्पताल नहीं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को अक्सर सख्त तकलीफ और अजियत का सामना है। मेरा इशारा पाकर और तयशुदा प्रोग्राम के तहत जैकब ने कैलाश को उकसाते हुए इस बात की पेशकश की कि अगर वो अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले तो पुराने अस्पताल की बोसीदा इमारत को जदीद और मॉडर्न शक्ल भी दी जा सकती है। और कैलाश हमारी साजिश को समझ चुका था। जैकब को उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी पेशकश कबूल करेगा, मगर जब कैलाश ने हामी भर ली तो मैं भी खुशी से उछल पड़ा और मैंने दूसरे ही दिन से अस्पताल की पुरानी इमारत पर नए सिरे से काम शुरू करा दिया। कैलाश की 1 माह मुलाजमत छोड़कर हस्बे वादा मेरे पास आ गया और फिर मेरी और कैलाश की मुश्तरका कोशिशों से वह अस्पताल जदीद तरीन इमारत में तब्दील हो गया। उसका शुमार बहुत जल्द ऐसे म्यारी अस्पतालों में होने लगा कि दूर दराज के मरीज भी वहां इलाज की गरज से आने लगे। हसीनाबाद की पुरफिजा और पुरसकून माहौल और सर्जन कैलाश के दीना शोहरत ने इस अस्पताल को बहुत जल्द इतनी कामयाबी अता कर दी कि हमें अस्पताल के लिए दूसरे काबिल और तजर्बाकार डॉक्टरों और नर्सों का भी बंदोबस्त करना पड़ा। मेरी खिदमात ने मेरे इलाके के लोगों को मेरा गर्विदा बना दिया। उनकी जबानें जो कभी मेरे खिलाफ जहर उगलती थीं, अब मेरा कलमा पढ़ने लगी। मैं कैलाश और जैकब के आ जाने से बेहद मसरूर था। बेइंतहा मसरूर था। कैलाश चौंका मेरी ही तरह तनहा था, इसलिए मेरे कहे बगैर उसने हवेली के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। हम दोनों रात गए तक साथ रहते और दुनिया जहान की बातें करते। जैकब भी हमारी महफिलों में बराबर का शरीक रहता, लेकिन सुलैया के डर से वो कोई न कोई बहाना तराश कर मगरिब के फौरन ही बाद चला जाता। एक दिन जैकब ने अचानक बैठे बैठे एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, यार जमाल, क्या तुम दोनों को इसी तरह जिंदगी गुजारते हुए कुछ अजीब नहीं लगता? क्या मतलब? मैंने मशरूब का गिलास दरमियान मेज पर रखते हुए जैकब को वजाहत तलब नजरों से घूरा। रब्बे अजीम ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है, तुम्हारे पास दौलत है, जायदाद है, लेकिन औरत के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं कही जा सकती। जैकब ने संजीदगी से बारी बारी मुझे और कैलाश को देखते हुए कहा, और मेरा मशवरा है कि तुम दोनों अब शादी कर लो। शादी? कैलाश ने बेइख्तियार एक फलक शगाफ कहका बुलंद करते हुए कहा, भगवान के लिए कोई और बात करो। क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मेरे बाप की तौबा। कैलाश ने मुस्कुराकर कानों को हाथ लखाते हुए जवाब दिया, भाई जैकब, तुम्हारा हशर देख लेने के बाद कौन कम वक्त इस शादी की हमाकत के बारे में सोचेगा भी? तुम दोनों निरे अहमक और गादी हो। जैकब गुस्से से बोला, सुलैया और मैं एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो तो तुम्हारी सूरत ही से जाहिर है। कैलाश बोला, अव्वल दर्जे के जोरू के गुलाम लगते हो और मेरी जुबान में ऐसे लोगों को
بے دم کا بودم کہتے ہیں، اور میں نے آہستہ سے گرہ لگائی تو جیکب تلملا اٹھا۔ گویا تم لوگوں کے نزدیک بیوی کی باتیں مان لینا یا اس کے مشوروں پر عمل کرنا غلامی ہے۔ اس نے کیلاش سے سوال کیا، اور کسی دن بھابھی کی بات نہ مان کر دیکھو، تمہیں خود ہی اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیلاش مسکرا کر بولا، بھابھی آپ ابھی تو 8 بھی نہیں بجے۔ میں نے یک لفظ جیکب کی پشت پر کھلنے والے دروازے کی سمت نظر اٹھا کر اتنی بے ساختگی سے کہا کہ جیکب بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر جب کیلاش نے فلک شگاف کہکے لگا کر جیکب کا مذاق اڑانا شروع کیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں اب اجازت چاہوں گا، وہ جھیمتے ہوئے بولا۔ اگر سچ مچ سلویا آ گئی تو تم لوگوں کے سامنے اور کرکری ہوگی، اور جیکب کے جانے کے بعد بھی میں اور کیلاش اس کے بارے میں باتیں کر کے ہنستے رہے، اور پھر تقریباً آدھی رات گزارنے کے بعد کیلاش بھی جمائیاں لیتا ہوا اٹھ بیٹھا، اس لیے کہ اسے صبح ہسپتال بھی جانا تھا۔ اس روز میں نے جی کھول کر جیکب کی شادی والی بات پر اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اسی رات جب میں اپنے نرم و گرم بستر پر سونے کے ارادے سے دراد ہوا تو پہلی بار تنہائی کا احساس مجھے کسی کوڑی والے ناک کی طرح ڈسنے لگا، اور مجھے اپنے گرد و پیش سے بیزاری ہونے لگی۔ بڑی دیر تک میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا۔ مجھے اپنے جسم پر لاتعداد سرخ اور ننھی منی چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میں نے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے اپنا خشک گلا تر کیا اور سگریٹ جلا کر اپنی تنہائی کو بہلانے کی خاطر اپنی خوابگاہ میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اور پھر میں نے اس رات ایک اہم فیصلہ کیا، شادی کرنے کا فیصلہ، اور اسی فیصلے نے میری زندگی میں ہولناک اور اذیت ناک انقلاب پیدا کر دیا۔ میری ہنستی کھیلتی زندگی کا رخ موڑ دیا اور مجھے وطن سے در بدر کر دیا، اور میرے کیبن میں لگی ہوئی دیوار گیر گھڑی نے ایک ناخوشگوار کھرکھراہٹ کی آواز کے ساتھ رات کے 12 بجنے کا اعلان شروع کیا تو میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی ڈائری لکھنی بند کر دی، طویل انگڑائی لے کر اٹھا، اور باہر شاید سمندر پرسکون تھا، ورنہ میں اتنی دیر تک سکون سے کیسے لکھ سکتا۔ بتی بجھا کر میں دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا۔ ابھی میرے ذہن پر ہلکی ہلکی گنودگی اور نیند کا خمار ہی طاری ہوا، اور وہی جانا پہچانا اور مانوس اور خوبصورت اور حسین پیکر میرے تصورات کے پردوں پر آہستہ آہستہ ابھر آیا۔ اس کی دل بخش اور گداز نقوش بتدریج واضح ہوتے گئے۔ اس نے شب خوابی کا ہلکا آسمانی لباس پہن رکھا تھا، پلکوں پر جادو جگاتی ہونٹوں پر مسرتیں سجائے اور خوابیدہ نگاہوں میں سحر سمیٹے وہ آہستہ آہستہ میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً میری کاجل تھی، میری درخشاں تھی۔ میں اسے دنیا کی تمام حسین عورتوں اور نوخیز کلیوں کے ہجوم میں بھی دور سے شناخت کر سکتا تھا۔ میں بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ میں اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو کو اپنی سانسوں سے بہت قریب محسوس کر رہا تھا، اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے میرے الجھے ہوئے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، نہیں جمال، تم سوتے رہو، تمہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اس لیے ابھی تمہیں مجھے دوبارہ پانے کے لیے طویل سفر کرنا ہے، ایسا سفر جس کے بارے میں میں نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ اب میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ جمال، محبت لازوال ہوتی ہے، کبھی فنا نہیں ہوتی۔ تم یقین رکھو میں تم کو دوبارہ ملوں گی بہت جلد، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمت نہ ہار دینا اور میری تلاش میں تھک کر نہ بیٹھ جانا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی، اور پھر میں گہری نیند کی آغوش میں گم ہو کر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ صبح میں سو کر اٹھا تو رات کے خواب کا اثر میرے ذہن پر بدستور طاری تھا، اور میرا جسم بوجھل بوجھل ہو رہا تھا اور بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میری رفیق حیات کو مجھ سے جدا ہوئے، روٹھے ہوئے، دنیا سے منہ موڑے ہوئے 6 ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کی یادوں کی مہک ابھی تک میرے وجود سے لپٹی ہوئی تھی، اور میں ہر لمحہ اسے اپنے سے قریب تر محسوس کرتا تھا۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں بیشتر وقت گونجا کرتی، اس کے قدموں کی آہٹ اور معطر لباس کی سرسراہٹ دبے قدموں میرا تعاقب کرتی، اور کبھی کبھی تو میں اسے خود اس قدر قریب محسوس کرتا کہ چونک اٹھتا، لیکن وہ مادی صورت میں میرے لیے ناپید ہو چکی تھی۔ صرف میری محبت کی شدتیں اسے روپ اور لباس بدل بدل کر میرے تصور میں اجاگر کر دیتی۔ خاصی دیر تک میں بستر پر لیٹا اپنی بے چین زندگی کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اس خیال سے کہ شاید رات اس کا قریبی مہد میرے تخلیات کا
एक ख्याली हौला हो, मैंने बिस्तर छोड़ दिया। तवील अंगड़ाई लेता हुआ उठा और सबसे पहले मेरी नजर उस मजलद कापी पर पड़ी जिस पर मैंने गुज़श्ता रात से अपनी पुर इसरार और हैरत अंगेज दास्तान लिखनी शुरू की थी। मैंने आगे बढ़कर लिखे हुए सफ़ात पर एक नजर डाली और एक बार फिर मेरा दिल चाहा कि इस होलनाक दास्तान को सिर्फ अपने सीने की गहराई में दफन रहने दूं, किसी और को इन तलखियों की भनक भी ना होने दूं जिन्होंने मेरा सीना फगार कर रखा है और मेरे वजूद की जोंक बनकर चिमट गई थी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कापी उठाकर एहतियात से अलमारी में बंद की और फिर गुस्ल खाने में नहाने के इरादे से चला गया। मैंने तय कर लिया कि अपनी दास्तान जरूर कलम बंद करूंगा ताकि मर जाने की सूरत में लोग मेरी मौत को महज दीवानगी ख्याल ना करें। नाश्ते की मेज पर हम तीनों दोस्त जमा हुए तो कैलाश मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैकब खिलाफी तवक्का कुछ संजीदा नजर आया और मैंने सोचा शायद उनके दरमियान फिर कोई नोक झोंक हुई हो। दोनों एक दूसरे को छेड़ते और सताए बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। कुछ देर के लिए वह संजीदा हो जाते और फिर कुछ देर बाद ही यूं बेतकल्लफ दोस्तों की तरह हंसते बोलते जैसे उनके दरमियान कभी किसी तलखी ने सिरे से जन्म ही ना लिया हो। हम नाश्ते से फारग होकर अरशे पर आ गए। समुंदर इस वक्त बेहद पुरसकून और खामोश था। हवा भी ज्यादा तेज नहीं थी और निहायत खनक और खुशगवार भी थी। नाश्ते के बाद जैकब का मूड भी ठीक हो गया और हमारे दरमियान आइंदा सफर से मुतल्लक गुफ्तगू हो रही थी कि एटले आ गया। सुबह बखैर मेरे अजीज, उसने मेरे करीब आकर कहा और फिर समुंदर की जानब देखता हुआ बोला, मेरी आमद आप लोगों के लिए किसी मुदाखलत का बायस तो नहीं बनी? नहीं मिस्टर एटले, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारे दरमियान कोई राज़ो नियाज की बातें नहीं, सफर से मुतय्यन गुफ्तगू है। मैं भी यही दरियाफ्त करने की गरज से आया था कि नजी जजीरे के सैर के बाद आप लोगों का क्या प्रोग्राम है। जजीरा फजी के बाद हम हवाई जजीरा भी देखना पसंद करेंगे। मैंने अपने ज़हन में तय शुदा प्रोग्राम को दोहराते हुए कहा, जजीरा हवाई से वापसी पर हम दरमियान के कुछ और जजीरों मसलन क्रिसमस और फिनिंग को जी कर देख लेंगे। उसके बाद हम खास तौर पर एस्टर जजीरे पर जाएंगे और फिर कोरल सीस को अबूर करके हम न्यू गनी में भी जाना पसंद करेंगे। मैं याद करके अपने सफर के मकामात गिनाता रहा। बहरी उकाब का बूढ़ा पुर्तगाली कप्तान निहायत खामोशी और तवज्जो से मेरी बातों पर गौर करता रहा। उसका चेहरा किसी अंदरूनी जज्बात की तर्जुमानी से यकसर आरी और सपाट नजर आया, लेकिन जब मैं खामोश हुआ तो उसने मुझे बहुत गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अजीज, आपने बहरी उकाब और उसके अमले की खिदमत पूरे 2 माह के लिए हासिल कर रखी हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि आपके हर हुक्म की बिला किसी चूनो चरा के तामील की जाए। लेकिन बहसीयत कप्तान मुझ पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आप हजरात को सफर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से कबल अज वक्त आगाह कर दूं। क्या तुम्हारे ख्याल में कोई बहरी सफर बगैर मुश्किलात के भी खत्म हुआ है? कैलाश ने जो तबीयतन ही महम जो वाकया हुआ था एटले से सवाल किया। आपने मेरी बात का गलत मतलब लिया मेरे अजीज, एटले ने संजीदगी से जवाब दिया। मुश्किलात से मेरी मुराद मौसम से थी जो बदलते रहते हैं। बहरी सफर के दौरान हमें सीजन और के मौसम के मतवक्का तगय्युरात का खास ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें क्या अंदाजा है मिस्टर एटले? मैंने बूढ़े कप्तान से दरियाफ्त किया। क्या मैंने जो प्रोग्राम मुरतब किया है उसके दौरान मौसम का तगय्युर कहीं हायल होता है? मैं आपको सफर से इख्तिसार का मशवरा दूंगा मेरे अजीज, एशले ने अपने पाए भरते हुए सपाट अंदाज में जवाब दिया। ईपिया की बंदरगाह से जजीरा हवाई जाने के बाद अगर हम एस्टर आइलैंड की तरफ अपना रुख मोड़ लें तो उन मतवक्का तूफानों से बच जाएंगे जो हमारे लिए परेशान गुन साबित हो सकते हैं। दूसरी सूरत में हमें वक्त बचाने के लिए जजीरा एस्टर का प्रोग्राम तर्क करना होगा, लेकिन ये सिर्फ मशवरा है। हम 2 माह तक बहरहाल आपका हर हुक्म मानने को तैयार हैं, इसलिए कि खरा और सच्चा जहाजरां साइक्लोन और मौत दोनों का मुकाबला करने के लिए हर दम ताजा रहता है। आपने दुरुस्त कहा है मेरे अजीज,
लेकिन जानबूझकर खतरों को दावत देना और आंख मूंद कर अंधे कुएं में छलांग लगा देना भी मेरे नजदीक दानिशमंदी नहीं। इस बार एटले ने कदरे खुश्क लहजे में कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जन्म से आप हजरात को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि हम एपिया की बंदरगाह से जजीरा हवाई का सफर इख्तियार करें और उसके बाद मौसम के तेवर देखने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। मैंने बूढ़े कप्तान के लहजे की संजीदगी को महसूस करते हुए कहा। शायद एटले को कैलाश की बात नागवार गुजरी थी। मैंने सुना है कि जजीरा एस्टर के खंडरात तारीख से कबल के दौर की बेहतरीन यादगारें हैं, और वहां की हर चीज ना सिर्फ ये कि नाकाबिल एतबार इसरार अपने अंदर रखती है, बल्कि हर लिहाज से काबिल दीद भी है। कैलाश ने अपनी मालूमात का इजहार करते हुए कहा, आपने दुरुस्त सुना है मिस्टर वजीर। एटले बदस्तूर संजीदगी से बोला, लेकिन एक जजीरा एस्टर पर ही क्या मौकूफ है? इस वसी और अरीद दुनिया में करोड़ों ऐसे हादसात रूनुमा होते रहते हैं, अक्ल जिनकी तोजी पेश करने से कासर है, और हजारों मकामात में ऐसे भी मौजूद हैं जहां अभी तक इल्म और तहजीब की रोशनी नहीं पहुंच सकी। अफ्रीका के घने जंगलात और दूर दराज इलाकों में आज भी वही तहजीब मौजूद है जो हजारों साल पहले थी। हम जिस समुंदर की लहरों पर सफर कर रहे हैं उसके नीचे भी एक पुर इसरार अजीबो गरीब दुनिया मौजूद है, लेकिन उस पुर इसरार और नदीदा दुनिया की सैर करने की खातिर हम दीदा दानिस्ता अगर अपना जहाज गर्क कर दें तो मेरे नजदीक ये अमल दानिशमंदी के मुनाफी होगा। सियाहों और जहाज रानों के भी कुछ असूल मुकर्रर होते हैं। बूढ़े कप्तान की बातों से साफ जाहिर था कि वह अपने वसी तजर्बे के आगे कैलाश के किताबी और सीती तजर्बे की बातें सुनकर झल्ला गया था। कैलाश ने भी एटले की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया, इसलिए कि हमने बहरहाल बहरी उकाब को 2 माह के लिए किराए पर हासिल कर लिया था। अभी मैं कोई दरमियानी रास्ता निकालने के बारे में गौर कर रहा था कि जैकब ने एटले को मुखातब करते हुए कहा, रब्बे अजीम की कसम, मैं भी मौत से नहीं डरता, लेकिन मनहूस और नादीदा कुव्वतों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। फादर जैकब, मैं आपका इशारा समझने से कासर हूँ। बूढ़े कप्तान ने पाइप का कश लेकर जैकब की सिमत वजाहत तलब नजरों से घूरते हुए कहा, कि आपके ख्याल में मैंने कोई गलत बात नहीं मेरे दोस्त, जैकब जल्दी से बोला, तुम मेरा मतलब नहीं समझ सके। दरअसल मेरा इशारा उस सयामी जोड़े की तरफ था जो हमारे साथ इसी जहाज में सफर कर रहा है, और कल रात उस सयामी औरत ने शब ख्वाबी के बारीक लिबास में आधी रात गए फादर जैकब के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने जैकब का जुमला तेजी से काटते हुए कुछ कहने की कोशिश की। मैंने ऐसे अंदाज और लहजे में ये बात कही कि बूढ़ा कप्तान भी ज़ेरे लब मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। एटले ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा और जैकब के चेहरे पर उभरने वाली जल्लाहट को महसूस करते हुए बोला, अगर मुझे मालूम होता कि वो औरत अच्छे किरदार की मालिक नहीं तो मैं उसे और उसके साथी को कभी बहरे उकाब पर पनाह ना देता। मुझे भी सिर्फ यही शिकायत है मेरे दोस्त, जैकब ने मासूम सूरत बनाकर एटले को मुखातब किया। तुमने जिसे पनाह दी है मैं उससे भी पनाह मांगने पर मजबूर हो गया हूँ, और मेरे ये दोनों अक्लमंद दोस्त मेरी बेबसी को समझने की बजाय मुझ पर फिक्रे चुस्त करने से बाज नहीं आते। आप मुतमिन रहे फादर जैकब, मैं उस औरत को ना सिर्फ ये तंबीह कर दूंगा बल्कि अगली बंदरगाह पर उसे उतार भी दूंगा। और एटले की बात सुनकर जैकब ने सुकून का इतना लंबा सांस लिया कि उसकी पोजीशन और मज़का खेज बन गई। एटले मुस्कुराता हुआ अपने कैबिन की तरफ चला गया तो मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन कैलाश जैकब पर बरस पड़ा। तुम्हें एटले के सामने हमाकत की बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमाकत ही सही, लेकिन रब्बे अजीम की कसम, मुझे ये सुनकर बेहद सुकून मिला है कि बहुत जल्द हम उस मनहूस और नापसंदीदा जोड़े से निजात हासिल कर लेंगे। अगर तुमने मजीद हमाकत की बात की तो मैं उस सयामी जोड़े को अपना मेहमान बनाकर सफर की दावत देने पर आमादा हो जाऊंगा, और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रहम की दरख्वास्त पेश करता हूँ। जैकब ने रोद आने वाले अंदाज में हाथ बांधते हुए कहा तो कैलाश भी अपनी हंसी जब्त ना कर सका। दोपहर के खाने के बाद मैं आराम करने की गर्ज से अपने कैबिन में आ गया। एटले की बातों ने मेरे जहन को और उलझा दिया। एक मुसलमान की हैसियत से मुझे रूहों की वापसी का यकीन नहीं था। हिंदू अरब में आवागोन का तस्वर मौजूद है और उनके अकीदे के मुताबिक रूह कभी नहीं मरती। मौत एक आर्जी जुदाई होती है और रूह एक जस्दे खाकी को छोड़ देने के बाद
پھر کسی اور رنگ و روپ اور جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ کیلاش نے مجھے یہی بتایا تھا، لیکن میرا عقیدہ اس سے مختلف تھا۔ پھر مجھے اس بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا کہ درخشاں مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ چکی ہے۔ اس کو میرا ساتھ چھوڑے پورے 6 ماہ ہو چکے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس کی یاد کو ابھی تک اپنے وجود سے لپٹائے ہوئے تھا، اور یہ محبت کی شدتیں تھیں جو میرے ماضی کے حسین یادوں کو تازہ کیے ہوئے تھیں۔ لیکن محبت کی شدتیں مرنے والوں کو نئی زندگی تو نہیں عطا کر سکتی۔ پھر میں مرنے والے کے تعاقب میں کیوں بھاگ رہا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہماری جدائی عارضی ہے اور ہم دوبارہ ملیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی نے میری محبت کی شدتوں کا اندازہ لگا لیا ہو، اور محض سکون دل کی خاطر اس نے مجھے دوبارہ ملاقات کی نوید دی ہو۔ خواب ہمیشہ سچ تو ثابت نہیں ہوتے، کبھی کبھی ان کی تعبیریں بڑی بھیانک اور ہولناک ثابت ہوتی ہیں۔ میں ان باتوں کو سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی شاید اس لیے سفر پر نکل کھڑا ہوا کہ مرنے والے کی آخری خواہش تھی، اس کی آرزو تھی، جس کی تکمیل کی خاطر میں نے خود کو حالات کے دھاروں پر چھوڑ دیا۔ میں بھی شاید سراب کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا، اور زندگی کی مسرتیں ایک ایک کر کے مجھ سے روٹھ چکی تھیں۔ زمانے نے مجھے جو زخم دیے، اس سے میرا سینہ یوں ہی دنگار تھا۔ اس لیے سراب کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے میں بھی میرے لیے ایک کیف تھا، ایک کسک تھی، فریب ہی سہی، مگر اس فریب میں تلخیوں کی بجائے میری کھوئی ہوئی محبت کی کچھ حسین یادیں پوشیدہ تھیں۔ اگر یہ دھوکہ تھا تو میں نے خود اسے دیدہ دانستہ کھانے کی کوشش کی۔ اچانک دوسروں کے ہاتھوں سے جو زخم ملتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ دھوکہ بھی میرے لیے بہت کم اذیت ناک تھا۔ امیدوں کے سہارے کچھ وقت تو گزر رہا تھا، البتہ میں نے اپنے 2 جگری دوستوں کو ساتھ لے کر شاید خود غرضی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی پر اختیار تھا، لیکن مجھے اس بات کا حق تو نہیں تھا کہ اپنے دوستوں کو بھی اپنی بدنصیبیوں میں کچھ بتائے بغیر شامل کر لیتا۔ جیکب کی بات جدا تھی، وہ میری ہی طرح ستم رسیدہ تھا۔ اس کی بیوی بھی اسے اچانک داغ مفارقت دے گئی تھی، لیکن کیلاش نے تو ابھی تک اس سفر کا آغاز ہی نہیں کیا تھا جو شادی کے بعد وہ ہم سفر مل جل کر ایک دوسرے کو شروع کرتے رہے۔ میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ میرے کیبن کے دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ میرے خیالات کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر بیشتر ہی ہم تینوں دوست کھانے کی میز پر موجود تھے، اس لیے دستک دینے والا یقینی طور پر جیکب یا کیلاش کے سوا کوئی اور تھا، اور میں نے ایک لمحے کو سوچا ممکن ہے وہ آواز میرا وہم ہو۔ لیکن جب دوسری بار دستک کی آواز سنائی دی تو میں بستر سے اٹھا، کیبن کا دروازہ کھولا تو ایڈگر لپک کر اتنی تیزی سے اندر داخل ہوا کہ ایک لمحے کو میں سہم گیا۔ اندر آ کر مجھ سے اجازت لیے بغیر اس نے کیبن کو اندر سے بولٹ کر دیا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور دیوانگی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے، اور میں نے موقع کی نزاکت کو بڑی سرعت سے محسوس کیا۔ گزرے ہوئے حالات اور ماضی کے ان 2 ناک حادثات نے مجھے خود اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کا عادی بنا دیا تھا۔ جتنی دیر میں ایڈگر نے کیبن کو بولٹ کیا، میں تیزی سے لپک کر اپنے بستر کے پاس آ گیا، جہاں تکیے کے نیچے میرا امریکن کرلٹ پستول موجود تھا۔ کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے اب میں پوری طرح تیار تھا۔ ایڈگر اور میرے درمیان گو کے 3 گز سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، مگر جتنی دیر میں مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے چھلانگ لگاتا، میں پستول تکیے کے نیچے سے نکال کر اس کا جسم بآسانی چھلنی کر سکتا تھا۔ میری عقابی نگاہیں ایڈگر پر جمی ہوئی تھیں اور دل اندر ہی اندر دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور پھر وہ جیسے ہی دروازے کو بولٹ کر کے گھوما، میں نے تیز اور چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اس وقت مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان اور الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ صاحب، اس نے پر امید نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ جیکسن کے سلسلے میں نے سوال کیا تو اس نے بڑی سرعت سے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بڑی رازداری سے بولا، صاحب، مجھے شبہ ہے کہ میرے دوست نارمن کو اسی جیکسن نے کسی بدروح کا نشانہ بنایا ہوگا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ میں نے ایڈگر سے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اس کی جانب سے متوقع خطرہ دور ہو جانے کے بعد میں اطمینان سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ ثبوت تو نہیں ہے صاحب،
लेकिन मौत से सिर्फ एक रोज कबल नॉर्मन ने जैक्सन का मजाक उड़ाया था। एडगर ने सरगोशी करते हुए पलटकर दरवाजे की समत कुछ ऐसी मशकूक नजरों से देखा जैसे उसे शुबा था कि बाहर कोई दरवाजे से लगा खड़ा उसकी बातें सुन रहा हो। दोस्तों के दरमियान तो हंसी मजाक का सिलसिला चलता ही रहता है। मैंने उसके बारे में टॉमी पर नजर डालते हुए कहा, जो कैबिन के एक गोशे में खामोशी से बैठा हम दोनों की बातों को बेहद गौर से कान लगाए सुन रहा था। आप नहीं समझे साहब, नॉर्मन ने रूहों को बुलाने वाले अमल के सिलसिले में जैक्सन का मजाक उड़ाया था। एडगर ने अपने तनफ्फुस पर काबू पाते हुए कहा, जैक्सन उसकी बात को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता। उस अमल के सिलसिले में कोई उसका मजाक उड़ाए। उसने नॉर्मन से कहा भी था कि उसे वो मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है। गोया तुम्हारा ख्याल है कि जैक्सन ने किसी बदरूह के जरिए नॉर्मन को मौत के घाट उतरवा दिया। यही बात है साहब, लेकिन तुम इस कत्ल को साबित क्यों करोगे? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि सबूत के बगैर उसे भला किस तरह कातिल ठहराया जा सकता है। बदरूहों के खिलाफ दुनिया का कोई कानून सबूत नहीं पेश कर सकता। इस बार एडगर का लहजा बड़ा सर्द और शफाफ था। अगर जैक्सन भी किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाए जिसका सबूत ना मिल सके तो कैसी रहेगी? क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए दरियाफ्त किया। जिस वक्त नॉर्मन पर दीवानगी का दौरा पड़ा था उस वक्त जैक्सन जहाज के एक जिम्मेदार अफसर मिस्टर बास्टन के सबाक इंजन रूम में मौजूद था और मैंने इस बात की तस्दीक भी बराह रास्त मिस्टर बास्टन से कर ली थी। और इसके बावजूद तुम जैक्सन को कातिल समझ रहे हो? हाँ साहब, इसलिए कि जैक्सन हजारों आदमियों की मौजूदगी में भी कोई हरकत किए बगैर जिसे चाहे मार सकता है। एडगर ने कहा, बदरूहें नजर तो नहीं आती लेकिन अमल करने वाले के इशारों पर नाचने के लिए जरूर मजबूर हो जाती हैं। तुम्हारी बातें मेरे लिए मुअम्मा से कम नहीं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अगर इस बात को मान लिया जाए कि जैक्सन ही ने किसी बदरूह के जरिए नॉर्मन को उसके मजाक की इबरतनाक सजा दी तो क्या वह तुम्हें भी, मेरा मतलब है कि जैक्सन को रूहें इस बात भी खबरदार कर सकती हैं कि तुम उसे कातिल समझ रहे हो? जैक्सन के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं हो सकता। एडगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने भी उसे कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया है वो अपनी जगह मुकम्मल है और मेरे खिलाफ भी कत्ल का कोई सबूत नहीं पेश किया जा सकता। गोया तुम जैक्सन को कत्ल करोगे? मैंने चौंकते हुए उसे घूरा। इस वक्त दोपहर के 2:03 हुए हैं। उसने मेरे कैबिन में लगी हुई घड़ी को बगौर देखते हुए एक एक लफ्ज जमाकर कहा, मुझे आपके कैबिन में आए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, यानी मैं आपके पास ठीक 1:48 से मौजूद हूँ। अब अगर इस अरसे में कोई तीसरा शख्स जैक्सन के नापाक वजूद को खत्म कर दे या जैक्सन अद खुद किसी हादसे से 2-4 होकर मर जाए तो क्या आप यकीन कर लेंगे कि उसे मैंने मौत के घाट उतारा है? एडगर के होंठों पर उभरने वाली शैतानी मुस्कुराहट देखकर मैं उछल पड़ा। उसने यकीनन जैक्सन के खिलाफ कोई खतरनाक मंसूबा बनाया था और मुझे भी बिला वास्ता अपना गवाह बनाना चाहता था। मेरे जहन में बिजली कूद उठी। एडगर ने निहायत खूबसूरती और चालाकी से मुझे अपनी साजिश में शरीक करने की कोशिश की थी और मेरा दिल मुतवक्का अंदेशों से धड़कने लगा। मैंने एडगर को बगौर घूरा। उसके होंठों पर बदस्तूर बड़ी मैली खेत और जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी और मैंने खुद को बेपरवाह साबित करने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, मेरे नादान दोस्त, मुमकिन है कि तुमने जैकब के खिलाफ जो खूनी मंसूबा बनाया है उसमें कामयाब भी हो जाओ, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम एक जिम्मेदार शख्स के सामने अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुके हो। मैं तस्लीम करता हूँ साहब, लेकिन मुझे आप पर पूरा एतमाद है। वो यकलक संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि आप मेरे खिलाफ गवाही नहीं देंगे। उस यकीन की कोई वजह भी जरूर होगी। मैंने ताज्जुब से पूछा। जी हाँ, एडगर ने होंठ चबाते हुए मेरी नजरों में नजरें डालकर कहा, आप और आपके दोस्त नॉर्मन की इबरतनाक मौत के ऐनी शाहिद हैं। उस वक्त तक मेरा जहन जैक्सन की तरफ नहीं गया था। मैं नॉर्मन की मौत को मइश्ते ऐज़ी समझ रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे खरीदा और किसी दुश्मन का हवाला दिया तो मेरा माथा ठनक उठा। साहब, ईमान से कहिएगा कि आप लोग भी जैक्सन की शख्सियत को मशकूक नहीं समझ रहे। तुमने जैक्सन को कत्ल करने के लिए क्या मंसूबा बनाया है? मैंने एडगर की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। इसकी दलील इतनी माकूल थी कि मैंने उसे टाल जाना ही मुनासिब समझा। मुझे अफसोस है साहब कि मैं कबल अज वक्त आपको अपने मंसूबे से आगाह नहीं कर सकता।
बहरहाल मैं आपके सामने एतराफ करता हूं कि मैं जैक्सन को हर कीमत पर मार कर ही दम लूंगा, ख्वाह उसके लिए मुझे खुद अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। एडगर ठोस आवाज में बोला। मैं अभी एडगर की बातों से जहन में उभरने वाली उन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में मुनहक था कि अचानक कर्म में डूबी हुई एक अजियतनाक चीख मेरे कानों में गूंजी। अंदाज कुछ यूं था जैसे किसी तनुमंद आदमी को अचानक 10-12 आदमियों ने घेरे में लेकर इंतहाई बेदर्दी से ज़िबा करने की कोशिश की हो। चीख सुनकर मेरा बेख्तियार उछल पड़ना कुदरती बात थी, लेकिन इससे ज्यादा हैरतनाक बात यह थी कि उभरने वाली चीख पूरी शिद्दत से बुलंद होकर अचानक ही घुटती चली गई। उसी लम्हे टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया और मैंने लपक कर तकिए के नीचे से अपना पिस्तौल निकाला और जेब में डालता हुआ बाहर आ गया, जहां मेरे कैबिन से दाहिनी जानब किचन रूम वाले रास्ते पर 10-12 अफराद का हजूम पहले से इकट्ठा था और मैं तेजी से कदम उठाता हुआ मजमा के करीब पहुंचा तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एडगर जो चंद मिनट पहले मेरे सामने खड़ा जैक्सन से नॉर्मन की मौत का इंतकाम लेने का दावा कर रहा था, इस वक्त बड़ी कसम पड़सरी की हालत में बिजली के तारों में उलझा पड़ा था। उसकी आंखें खौफजदा अंदाज में हलकों से बाहर उबल आईं और फिर मौत ने उन्हें साख्तो जामद करके बड़ा बेहानक अंदाज बखत दिया था। उसका सारा जिस्म अकड़ कर रह गया और जिल्द की रंगत यूं स्याह हो गई जैसे नंगे तार में दौड़ने वाले करंट ने मरने वाले को जरूरत से कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया हो। लोग उससे दूर खड़े हैरत से घूर रहे थे। बूढ़ा कप्तान हजूम को मरने वाले से दूर रहने की हिदायत कर रहा था। शायद एडगर जिन तारों से उलझा था वो अभी तक जाग रहे थे। चंद लम्हों बाद बिजली ऑफ की गई तो एडगर को उन तारों से अलहदा किया गया जिससे टकरा कर वो मिनटों में मौत से हमकिनार हो गया था। जैकब के अलावा कैलाश भी चीख की आवाज सुनकर आ गया। उसने एडगर की मौत की तस्दीक कर दी तो दूसरे मुला उसकी मरी तुड़ी लाश को उठाकर जरूरी रस्मात के लिए ले गए। उन लोगों के जाने के बाद मैं पलटा तो जैक्सन भी मुझे नजर आ गया। एडगर की मौत से वो भी कुछ परेशान लग रहा था, लेकिन बेशतर उसके कि मैं उसे मुखातब करता या पास बुलाता, वो तेजी से मेरे बराबर से गुजरता हुआ उन लोगों के साथ शरीक हो गया जो बिजली की तारों को समेटकर रास्ते से हटा रहे थे। बज़ाहिर एडगर की मौत एक इत्तफाकिया हादसा कहा जा सकता था। किचन के करीब बिजली का तार झूल कर कदरे नीचे आ गया था, जिसे हम पहले भी 1-2 बार देख चुके थे। किसी जरूरत के तहत तारों की मरम्मत दरमियान से करके उन्हें जोड़ा गया था, लेकिन ऊपर नहीं किया गया और मुझसे रुखसत होने के बाद एडगर किसी से मिलने किचन की तरफ जा रहा होगा कि गैर इरादी तौर पर उसका हाथ तारों से मिस हो गया। शायद तारों को जोड़ने वाली टेप दरमियान से कहीं हट गई होगी। एडगर को करंट लगा तो उसने हाथ हटाने के बजाय मुमकिन है तारों को और मजबूती से थाम लिया हो और फिर जो कुछ नतीजा हो सकता था वो हमारी नजरों के सामने था। कैलाश और जैकब ने इसी ख्याल का इजहार किया, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। एडगर तो मुमकिन है कि अपनी बौखलाहट का शिकार हो गया हो, लेकिन जैक्सन किसे जिंदा नजर आ रहा था। मेरा जहन कुछ इस कदर उलझ रहा था कि मैंने जैकब और कैलाश को भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि मरने वाला कुछ देर बेशतर मेरे कैबिन में खड़ा किसी और की मतवक्का मौत पर पुरइसरार अंदाज में मुस्कुरा रहा था। चंद सरसरी बातें करने के बाद मैं अपने कैबिन में आकर बेसुध होकर बिस्तर पर लेट गया और जैक्सन के बारे में सोचने लगा, जिसकी शख्सियत हर लम्हा पुरइसरार और होलनाक रुख इख्तियार करती जा रही थी। प्रोग्राम के ऐन मुताबिक हम रात के खाने के बाद जैक्सन के कैबिन में जमा हो गए। मेरी और जैकब की आंखें हैरत से कैबिन की चारों तरफ दीवारों पर घूमने लगी, जहां अनवाओ इकसाम के जानवरों की मुर्दा खोपड़ियों के ढांचे और पिंजर बड़े सलीके से लगाए गए थे। उनके अलावा भयानक और डरावनी सूरत वाले मर्द और औरतों की तस्वीरें भी फ्रेम में मौजूद थीं। उन तस्वीरों के नीचे दुनिया के मशहूर मारूफ जादूगरों और जादूगरनियों के नाम दर्ज थे। उनके चेहरों को कुछ ऐसे ही महाराना अंदाज में पेंट किया गया था कि देखने वाला उन्हें भूत और चुड़ैल भी समझ सकता था। दरमियान में फर्श से जुड़ी हुई गोल मेज पर शीशे के 2 सफेद गलूब रखे हुए थे। गर्द के कैबिन के माहौल को मुकम्मल तौर पर पुरइसरार बनाने के तमाम तर सारो सामान मौजूद थे और मैंने कैबिन के साजो सामान पर नजर डालने के बाद कैलाश की सिमत देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जमी हुई थी, यूं जैसे वो खुद को बेपरवाह और माहौल से लातअल्लुक रखने की कोशिश कर रहा हो।
जैक्सन ने बड़े पुरतपाक अंदाज में हमारा खैर मकदम किया और मुझे हैरत इस बात पर थी कि जैकब या कैलाश ने शाम की चाय या रात के खाने के दरमियान में भी एडगर की मौत के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की। मुमकिन है उन दोनों ने आपस में गुफ्तगू की हो, लेकिन मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ और मैंने भी जानबूझकर इस बात को गोल ही रहने दिया। मेरा ख्याल था कि एडगर की मौत के बाद जैकब जरूर कुछ परेशान होगा, इसलिए कि वो एडगर के बारे में अपने शुबे का इजहार उसी रोज कर चुका था जिस दिन नॉर्मन पुरइसरार हालत में मौत का शिकार हुआ। लेकिन जैकब भी खिलाफ तवक्का मुतमिन और नॉर्मल नजर आ रहा था। हम जैक्सन के कहने के मुताबिक गोल मेज की अतराफ कुर्सियों पर बैठ गए तो जैक्सन ने नहायत अदब से कैलाश को मुखातब करते हुए कहा, मेरे मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको दावत देता हूं कि आपको कोई सवाल करें, मैं रूहों के जरिए उसका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस किस्म के खेल तमाशे में हिंदुस्तान में अक्सर लबे सड़क कुशादा फुटपाथों पर भी देख चुका हूं। हमारे अक्सर देख के मरीज जैसा कोई लंबा और मफलूजल हाल शोभदाबाद स्याह रंग के लंबे चोगे और गोल लंबी सी बेहंगम हैट में बलबूस खड़ा लोगों को अपनी आस्तीन के अंदर से रंग बिरंगे रुमाल निकालकर तालियां बनाने पर मजबूर कर देता है। फिर खेल खत्म होने के बाद उसी बेहंगम हैट में लोगों से रेजगारी जमा करके अपना पेट पालता है। कैलाश ने जैक्सन की दावत पर मुस्कुराते हुए कहा और फिर बोला, मेरे दोस्त, तुमने गालिबन हमें सवाल जवाब के लिए यहाँ जमा नहीं किया बल्कि रूहों को बुलाने का अमल दिखाने का दावा किया था। मेरा ख्याल था कि जैक्सन कैलाश की बात पर खफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैलाश की बात को उसने बेहद संजीदगी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हुए कहा, मुझे खूब याद है मेरे मोहतरम के मैंने क्या कहा था, लेकिन असल खेल शुरू होने से बेशतर अगर हम सवालों जवाब के जरिए खुद को माहौल के सांचे में ढाल लें तो क्या ये मुनासिब ना होगा।